Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So अब हम लोग start करेंगे something called as classical magnetism. Now when I say classical magnetism मतलब it is about magnets, okay? ना मैंने आपको बताया था ये मैग्नेट्स जो है इनिशियली मतलब ये बहुत ही पहले एक ऐसा स्टोन पाया गया and it was found that stone had a what do you say ability to attract iron objects. Okay, वो metal objects को attract करने लगा अपनी तरफ. That stone was basically lodestone. तो उस टाइम पे लोगों को समझ में ही नहीं आया कि पत्थर कैसे चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है. तो बेसिकली उस टाइम पे इनफैक्ट मैग्नेट्स को भगवान की तरफ ही मानने लगे थे लोग और मैग्नेट्स को पूजने लगे थे. ओके, फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली चीजें डिस्कवर होती गई एंड इट वाज फाउंड आउट दैट कि मैग्नेट्स हैव समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म स्टोर्ड इन देम एंड उस मैग्नेटिज्म के वजह से बेसिकली दे आर एबल टू अट्रैक्ट आयन ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ अब हम लोग ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे. ओके, ये जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स है इट इज फाउंड दैट मान लो कि ये आपका एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है तो इट इज फाउंड दैट वो अपने आसपास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट इज फाउंड दैट एक पॉइंट से ऐसे ओरिजिनेट हो रही है and it is found that these magnetic field lines eventually terminate at some another point. Okay, फिर इनको जब और स्टडी किया गया तो इट वाज फाउंड दैट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पे ओरिजिनेट होती है, किसी एक पॉइंट पे खत्म होती है. तो इनको फिर हम लोगों ने नाम दिया पोल्स. ओके, so this becomes a north pole, this becomes a south pole. So north pole क्या होता है? It is the point from which field lines seem to originate. And south pole is basically the point at which field lines terminate. Okay, now हमें ये पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दे विल ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप. तो ये इस तरह से यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये लाइन्स ये पूरा ये ऐसा पूरा एक कंप्लीट लूप बनता है. ओके, बट हाँ आप नॉर्थ पोल पे अगर जो देखोगे तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो पोल से दूर जा रही है ना. एंड आप साउथ पोल देखोगे तो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये साउथ पोल की तरफ आ रही है. सो अब आप नॉर्थ पोल मान लो कि इफ यू हैड अ पॉइंट नॉर्थ पोल, मान लो आपके पास एक ऐसा पॉइंट नॉर्थ पोल होता तो इस पॉइंट नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो ऐसे ओरिजिनेट होके बाहर की तरफ निकलते हैं. ओके, now this is similar to your positive charge. ना पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है. सो सिमिलरली इफ यू हैव अ पॉइंट नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स. ये अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड, लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है. अच्छा, बाय द सेम लॉजिक इफ यू हैव अ साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टूवर्ड्स साउथ पोल, so they end at south pole. So this is similar to your negative charge, similar to negative charge. Okay, now usually अब तक यूनिवर्स में ना ये इंडिविजुअल नॉर्थ पोल या इंडिविजुअल साउथ पोल पाया गया नहीं है. ओके, अब कुछ थियोरी ये कहती है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ थियोरी ये कहती है कि एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ओके, सो व्हाट आई कैन से इज अब तक जो है यूनिवर्स में इंडिविजुअल नॉर्थ और इंडिविजुअल साउथ पोल्स हैव नॉट बीन फाउंड. You always get north and south pole in pair. Okay, so you always have a dipole. Always dipole is observed. Monopoles
मोनोपोल्स मतलब सिंगल पोल्स आइदर नॉर्थ और साउथ हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड. ओके. अच्छा, अब ना बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट वही है कि अगर जो इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज या इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है तो इंडिविजुअल नॉर्थ या इंडिविजुअल साउथ पोल क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता. सो बेसिकली अभी भी रिसर्च हो रहा है एंड देयर इज ऑलवेज दिस डिबेट कि मोनोपोल्स आर पॉसिबल, मोनोपोल्स आर नॉट पॉसिबल. ओके, बट द थिंग इज कि इवन इफ दे आर पॉसिबल, अप टिल नाउ दे हैव नॉट बीन ऑब्जर्व. अब तक उनको ऑब्जर्व नहीं किया गया है. ओके. नाउ जैसे दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स होता है, दो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, या जो जैसे दो मासेस के बीच में फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे इन दो पोल्स के बीच में भी फोर्स होता है. ओके. So before we go on to that, just let me write down a statement. Similar poles, मतलब like poles, repel each other. So दो नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, दो साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. सो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. ठीक है. सो सिमिलर पोल्स जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल्स जो होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर. सो लेट्स से इफ यू हैव टू इंडिविजुअल पोल्स, मतलब ये नॉर्थ पोल है एंड दूसरा भी ये नॉर्थ पोल है. ओके, सो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर. तो इन दोनों पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. सो लेट्स से इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, इट इज फाउंड दैट ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है it is directly proportional to something called as pole strength. Okay, so let's say इसकी pole strength है m1, इसकी pole strength है m2. so m1 into m2 and inversely proportional to distance square. Okay, so let me now tell you what is pole strength. m1 and m2. Now pole strength is similar to charge. आपको ये पता ही है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है ना. सिमिलरली पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी. सो पोल स्ट्रेंथ जो होता है, दिस पोल स्ट्रेंथ टेल्स अस समथिंग अबाउट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स originating from the pole, originating or terminating from the pole. The pole. पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रांग वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास. जैसे जितना ज्यादा चार्ज है वो उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करेगा. बाय द सेम लॉजिक आपका पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके आसपास प्रोड्यूस होंगी. ओके, सो ये पोल स्ट्रेंथ के जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इज इक्वल टू एम्पियर्स इनटू मीटर्स. ओके, पोल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग स्मॉल m ये वेरिएबल यूज करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर पोल स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू चार्ज. ओके, सो पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतने आसपास उतनी स्ट्रांग वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके, वो पोल अपने आसपास उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ. जैसे फोर्स बिटवीन टू पोल्स is directly proportional to the product of pole strengths. जैसे if you have two charges Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स जो था it depends upon Q1 into Q2 and inversely proportional to R square. तो सिमिलरली यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू मोनोपोल्स इज directly proportional to the product of pole strengths and inversely proportional to r square. अब आपको यहाँ पे कांस्टेंट पुट करना होगा. That constant is mu naught upon 4 pi to m1 into m2 divided by r square. Okay.
हाँ, मान लो ये फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, ये फोर्स किस तरह से एग्जिस्ट करता है या क्यों पिक्चर में आता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समझना स्टार्ट करता है। फील्ड जैसे हर एक चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से हर एक मोनोपोल जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट इज बेसिकली दिस इज द रीजन इन विच इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। So this is the magnetic field. Okay. Now आप अगर जो इस पे नॉर्थ पोल रखते हो कहीं पे, इफ यू कीप अ नॉर्थ पोल ओवर हियर, तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ये फोर्स कितना लगता है पता है? लेट्स से इसका पोल स्ट्रेंथ इज m0। So, इस पे ये जो फोर्स लगेगा दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू m0 एंड इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। सो जैसे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है, उसी तरह से नॉर्थ पोल पे जो फोर्स होता है वो सेम डायरेक्शन में लगता है। लेट्स से यू हैव अ साउथ पोल ओवर हियर। अब साउथ पोल पे जो फोर्स होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो अगर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। पोल स्ट्रेंथ लेट्स से इट इज m0। सो इस पे जो फोर्स होगा दैट विल अगेन बी इक्वल टू m0 इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इट इज दिस फोर्स इज द डायरेक्शन इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो साउथ पोल पे हमेशा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स होता है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज, हर एक पोल जो है ना पहले अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे हर एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से हर एक मोनोपोल जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई और मोनोपोल लेके आते हो तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर जो हर एक मोनोपोल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? सो द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड produced by a monopole is equal to, आप कैसे निकालते हो पता है? आप ना पहले एक दूसरा मोनोपोल लेके आते हो। जैसे मान लो आप ये मोनोपोल एक दूसरा वाला लेके आए इस प्लेट के अंदर, आप देखते हो कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, लेट मी राइट इट एज F, ओके, एंड डिवाइडेड बाय द पोल स्ट्रेंथ ऑफ इट। सो F बाय m0, आप F बाय m0 करोगे तो आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहां पे वेर F, व्हाट इज F? इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट, चार्ज नहीं होगा, बाय अ टेस्ट मोनोपोल। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग टेस्ट चार्ज देते थे ना, यहाँ पे टेस्ट मोनोपोल। एंड m0 जो है दिस इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट मोनोपोल। ठीक है, बट हमें ये पता ही है कि अगर जो इन दोनों के बीच का लेट्स से द डिस्टेंसेस आर, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, हाउ मच वुड बी द फोर्स बिटवीन द टू, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो इन दिस केस the force experienced
by the test charge okay m naught is equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 by r square. So this is equal to mu naught upon 4 pi m1 is m, m2 is m naught upon r square. Therefore, value of magnetic field B would be equal to force experienced by the test charge divided by pole strength of the test charge. So F by m naught करोगे तो you will get this as mu naught upon 4 pi into m by r square. ठीक है. Now you can see that this is similar to the electric field produced by a charge. वहां पे भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट k q by r square होता है. यहाँ पे भी कांस्टेंट into m by r square है. So now you can just remember this. If you have a monopole at a distance r, okay, let's say इसकी pole strength m है, तो magnetic field produced would be equal to mu naught upon 4 pi m by r square. अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑल दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने ऐसी सारी चीजें जो है वो पढ़ी हुई है. आपको बस यही याद रखना है कि नॉर्थ पोल ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है. फाइन. ओके. सो अब आपको सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल्स के बारे में सारी चीजें समझ में आ चुकी है. So I'll just introduce magnetic dipole to you. Okay, magnetic dipole. Now when I say magnetic dipole, this magnetic dipole means it has two poles. Okay, so if you consider a simple bar magnet, this bar magnet has two poles, north and south. नॉर्थ पोल से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है. ओके. एंड साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होती है. बट हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स. ओके. Now you can see that जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी. सो यू कैन सी दैट इन दिस रीजन बहुत सारी लाइंस पास हो रही है ना यहां से. सिमिलरली इस रीजन में भी बहुत सारी लाइंस पास हो रही है. तो आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम at poles. Okay, so किसी भी बार मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड वो जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो पोल्स के पास हमेशा सबसे ज्यादा होती है. इट इज मैक्सिमम नियर द पोल्स. ओके. फिर जैसे जैसे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको इक्वेटर कहा जाता है. सो इट इज मिनिमम नियर द इक्वेटर. इक्वेटर यहाँ पे आप देखो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से स्पेस्ड आउट है बट इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो दैट इज व्हाई वी से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पोल्स. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन इज ये मैग्नेट बनता कैसे, मतलब मैग्नेट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है. तो आपको याद है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म कब होता है? पैरामैग्नेटिज्म के लिए व्हाट वी नीड इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आपको ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. ओके. नाउ इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो हर एक एटम जो होता है, एवरी एटम, if it has unpaired electrons, this atom can behave like a small magnet. इसको अब मैं नाम देता हूं एटॉमिक मैग्नेट.
अब हर एक मैग्नेट का ना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ओके, एंड वो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो ये होगा, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो उसी तरह से हर छोटा एटम जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो हर छोटा एटम जो है वो एटॉमिक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड एटॉमिक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। लेट्स से वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है। अब जब हम लोग मैग्नेट्स की बात करते हैं ना, तो मैग्नेट्स आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाउ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सिमिलर टू योर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, विच मीन्स इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इनके अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके वजह से मैग्नेटिज्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिज्म जो इनके अंदर डेवलप होती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड वो बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए आपकी मैग्नेटिज्म जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। नाउ इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि मान लो ये आपका मैग्नेट है, तो हर एक मैग्नेट के अंदर एटम्स है, तो ये हर एक एटम जो है ये एटॉमिक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि आप हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक, हर एक एटॉमिक मैग्नेट का आप मैग्नेटिक मोमेंट देखोगे ना, तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइंड होता है। सो अगर जो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स इसी डायरेक्शन में अलाइंड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो दिस पोल बिकम्स योर नॉर्थ पोल, दिस पोल बिकम्स योर साउथ पोल। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नॉर्थ एंड साउथ थोड़े से इसके ना अंदर होते हैं, मतलब मैग्नेट के अंदर होते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड, बट दे आर लोकेटेड समवेयर इनसाइड, थोड़े से अंदर लोकेटेड होता है। ओके, सो आपका हर एक मैग्नेट जो होता है वो उसके पीछे का जो मैग्नेटिज्म होता है, उस मैग्नेटिज्म का रीजन होता है these small atomic magnets. So this pole becomes your south and this pole becomes your north pole. Okay. अच्छा, the distance between the south and the north pole इसको कहा जाता है magnetic length. या फिर length of dipole. एंड यूजुअली इसको लिखा जाता है 2L। ओके, आप L लिख सकते हो, बट 2L हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि आगे बहुत सारे जगहों पे फिर हमें इसका हाफ वैल्यू चाहिए होता है, इसलिए यू राइट इट एज 2L। सो मैग्नेटिक लेंथ इज बेसिकली यूजुअली मेजर्ड रिटन एज 2L। ओके, सो इट इज नॉट दिस कि साउथ एंड नॉर्थ के बीच का अगर जो डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर्स है, तो ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक लेंथ बिकम्स 20 सेंटीमीटर्स, ऐसा नहीं। आप 2L ही लिखते हो, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। सो डोंट कंसिडर दिस एज इफ दिस डिस्टेंस इज 10, तो मतलब टोटल ये मैग्नेटिक लेंथ 20 सेंटीमीटर्स हो गई, ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस ही बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल, हम लोग इसको 2L मानते हैं। ओके, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको ये समझ में आया है। अब नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रेक मैग्नेट। अब जब किसी मैग्नेट को ब्रेक करते हो तो क्या होता है, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब अगर जो आप ये वाला पिक्चर देखते हो, आप मान लो यहां से ये ब्रेक भी करते हो, तो क्या होगा कि ये जो छोटा सा मैग्नेट होगा, इसके अंदर भी बचे हुए एटम्स तो ऐसे ही होंगे ना, कम होंगे, बट एटम्स होंगे तो ऐसे ही, इसी तरह से अलाइंड होंगे। तो वापस आपका ये जो एंड है, ये नॉर्थ पोल की तरह ही बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह ही बिहेव करेगा, बट ऑब्वियसली आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट विल रिड्यूस। यहाँ पे बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट्स थे, तो आप बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे बिकॉज दे वर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे अब यू हैव लेस नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो यू विल ऐड लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स, तो आपका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट विल रिड्यूस। एंड reduces, ठीक है, ऑन कटिंग अ बार मैग्नेट।
ओके, सो इसको कट करने पे ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो रेड्यूस हो जाता है, दैट इज फाइन। बट ओके, जो आपको छोटा मैग्नेट मिलता है दैट इज अगेन अ डाइपोल। ऐसा नहीं होता कि आपने यहां से कट किया तो आपको बस साउथ पोल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो छोटा पार्ट होता है वो भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इट अगेन हैज टू पोल्स, सो इट इज अगेन अ डाइपोल। आप इसको भी ब्रेक करो, आप कितना भी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो ना, कितने भी आपको ये लगता है कि सर यहीं पे ब्रेक किया, तो भी यहाँ पे कुछ तो एटम्स होंगे ना। तो इवन द स्मॉल पार्ट विल ऑल्सो हैव टू पोल्स, साउथ एंड नॉर्थ। ओके, one final thing before we end this session. Okay, so if you have a magnet, let's say this is north pole, this is south pole, so इसकी pole strength plus m होती है, इसकी minus m होती है। let's say the distance between the two is written as 2l, ये हो गई आपकी magnetic length। so in this case I can say that magnetic dipole moment is equal to pole strength, that is m, multiplied by magnetic length, that is 2l. So आपका magnetic dipole moment is equal to m into 2l। एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आई होप दिस इज समथिंग दैट यू विल रिमेंबर। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है रफली। अगर जो आपको ये चाहिए, मान लो ये बार मैग्नेट की टोटल लेंथ है L, लेट्स कॉल दिस एज 2L। सो 2L इज योर ज्योमेट्रिक लेंथ, it is the length between two ends, and 2L is magnetic length। Now it is found that इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है। It is found that magnetic length upon geometric length is roughly equal to 5/6। ये रेशियो roughly 5/6 होता है। So magnetic length to geometric length is almost equal to 5/6। Okay, exactly नहीं होता। It is usually found that in case of magnets ये ratio जो होता है, it is in case of bar magnets this ratio is roughly equal to 5/6। ठीक है, so I hope this is clear to you। यहाँ पे अब हम लोग ये वीडियो जो है वो एंड करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि बार मैग्नेट अपने आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप दिस बार मैग्नेट इन सम अदर मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, चलो देन, बाय एवरीवन।